90 के दशक में साउथ मुंबई का टोपाज बार पूरे शहर में सबसे अधिक चर्चित था। शहर के सबसे अमीर लोग यहां आराम करने के लिए आया करते थे। टोपाज बार की सबसे स्पेशल सर्विस ये थी कि यहां बॉलीवुड हीरोइनों जैसे रानी मुखर्जी, मनीषा कोइराला, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय के जैसे हूबहू शक्ल वाली डांसर्स रखी जाती थी। इन्हीं डांसर्स में से माधुरी दीक्षित के जैसे दिखने वाली एक डांसर थी मुस्कान, जिसका दीवाना था एक ऐसा आदमी जो भारत के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले को अंदर ही अंदर अंजाम दे रहा था और किसी को उसकी कानों कान कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वो रहता एकदम आम लोगों की तरह था। लेकिन माधुरी दीक्षित के जैसे दिखने वाली डांसर मुस्कान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। इस कारण वो अक्सर टोपाज बार में आया करता था। साल 2000 की 31 दिसंबर की शाम एक ऐसा ही दिन था। भारी तूंद वाला ये आदमी टोपाज बार में एंट्री करता है। इस रात के बाद आई अगली सुबह के अखबारों में छपी एक खबर ने पूरे मुंबई शहर को चौंका दिया। हेडलाइन बनी कि एक आदमी ने एक लड़की पर एक रात में ही 93 लाख रुपए से ज्यादा लुटा दिए। साल 2001 में ये इतनी बड़ी रकम थी कि इससे 25 किलो सोना खरीदा जा सकता था। इस आदमी का नाम था तेलगी, अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी, जिसके नाम पर दर्ज है भारत का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला, जिसका नाम है स्टैम्प पेपर घोटाला। कीमत उस वक्त 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक, यानी आज के वक्त करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला। कौन था वो अब्दुल करीम तेलगी जिसके चक्कर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को देना पड़ा था इस्तीफा? कैसे रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले तेलगी ने किया 30,000 करोड़ का स्टैम्प घोटाला? क्यों मुंबई पुलिस के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड को जाना पड़ा जेल? क्यों तेलगी के कारण उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कानून मंत्री राम जेठमलानी, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को झेलने पड़े आरोप? तेलगी का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस नेता विलास राव देशमुख से क्या संबंध था? नार्को टेस्ट में तेलगी ने किन किन नेताओं का नाम लिया और तेलगी की आखिरी इच्छा या कहें कि वसीयत में ऐसा क्या था कि उसने तेलगी के मरने के बाद तेलगी के प्रति सहानुभूति पैदा कर दी? इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आखिरी में एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। आपके इस सपोर्ट से हम ऐसी वीडियो ला पाते हैं। अब आगे की कहानी। 16 अगस्त 1959 के दिन महाराष्ट्र के सांगली जिले में अब्दुल करीम का जन्म होता है। चूंकि अब्दुल करीम के गांव का नाम तेलगी था, इसलिए पूरा नाम हुआ अब्दुल करीम तेलगी। कुछ साल के बाद तेलगी के पिता पास में ही स्थित कर्नाटक के बेलगांव जिले में बस गए। यहाँ खानापुर गांव में रहने लगे। खानापुर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर ही तेलगी के पिता छोटे मोटे काम करते थे। खानापुर में मुश्किल से 10-12 रेलगाड़ियां रुकती थीं। भारी गरीबी और डायबिटीज से जूझते हुए एक दिन लाड साहब की मौत हो जाती है। घर चलाने के लिए अब छोटी उम्र में ही तेलगी ने खानापुर रेलवे स्टेशन पर सीजनल फल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन तेलगी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, दिन में कॉलेज और बाकी बचे वक्त में फल बेचने का काम। इस तरह साल 1984 में तेलगी ने बेलगांव के गुटके कॉलेज से अपनी बीकॉम की डिग्री पूरी कर ली। अब अपने आगे के सपनों को पूरा करने के लिए तेलगी सपनों के शहर मुंबई आ जाता है। यहाँ तेलगी ने MS फ्लिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में 3800 रुपए महीने पगार पर सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ मंथली टारगेट पूरे ना कर पाने के कारण तेलगी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद तेलगी ने किसान गेस्ट हाउस नाम के एक बजट होटल में मैनेजर की नौकरी शुरू कर दी और यहीं तेलगी की मुलाकात गेस्ट हाउस के मालिक की साली शाहिदा बेगम से होती है। और इस तरह 19 अप्रैल 1987 के दिन तेलगी और शाहिदा दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन तेलगी के सपने थोड़े और आगे जाने वाले थे। उसने खाड़ी देशों में किस्मत आजमाने का प्लान बनाया। इस तरह तेलगी सऊदी अरब चला जाता है। यहाँ तेलगी ने एक चीज देखी कि भारत से सऊदी अरब आने की चाह रखने वाले मजदूरों को डॉक्यूमेंट्स की भारी दिक्कत आती है, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए 10th का सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं होता। तेलगी को धंधा बनाने का पहला आइडिया यहीं से आया। लेकिन पत्नी और अपनी बिटिया के बिना तेलगी का सऊदी अरब में मन नहीं लगता, इसलिए तेलगी सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर भारत आ जाता है। भारत आकर तेलगी ने साउथ मुंबई में एक दुकान किराए पर ली और अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दी। यहाँ से उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर मजदूरों को खाड़ी देशों में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस छुटमुट फर्जीवाड़े के चक्कर में तेलगी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। साल 1993 में मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन की पुलिस ने तेलगी को पहली बार अरेस्ट कर लिया। इस केस का नंबर था 91 ऑफ 93। लेकिन तेलगी की असली किस्मत खुलती है अब। जेल में तेलगी को राम रतन सोनी नाम का आदमी मिलता है, जो शेयर मार्केट का एक खिलाड़ी था। राम रतन सोनी ने तेलगी से कहा कि क्या छोटे मोटे फर्जीवाड़े कर रहा है, खेलना है तो करोड़ों का खेल खेलो।
तेलगी स्कैम पर लिखी अपनी किताब तेलगी एक रिपोर्टर की डायरी में एनडीटीवी के पत्रकार रहे संजय सिंह लिखते हैं कि रतन सोनी ने तेलगी को भारत सरकार के स्टाम्प पेपर डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि वो सबसे बड़ा लापरवाह डिपार्टमेंट है। तेलगी को अब फर्जी स्टाम्प पेपर बनाने का आइडिया जम गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये एनडीटीवी के पत्रकार संजय सिंह ही थे जिन्होंने साल 2003 में सबसे पहले तेलगी स्टैम्प का खुलासा किया था। जेल से बाहर आने के बाद तेलगी ने रतन सोनी के साथ मिलकर पुराने यूज्ड स्टैम्प पेपर्स को हासिल करना शुरू किया और इन यूज्ड स्टैम्प पेपर्स की स्याही मिटाकर तेलगी ने उन्हें नए स्टैम्प पेपर्स की तरह बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि ये काम बेहद पर्सनल लेवल पर था, ये बड़े लेवल पर नहीं हो सकता था। दूसरी समस्या ये थी कि इन्हें बेचा कहाँ जाए, क्योंकि कुछ वकीलों के पास जाकर ये स्टैम्प बेचने से ये धंधा बड़े लेवल पर नहीं जा सकता था। इसलिए तेलगी ने स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया ताकि खुद स्टैम्प पेपर बेच सके। साल 1993 के अंत में तेलगी ने स्टैम्प्स बेचने के लिए लाइसेंस के लिए भाजपा से 2 बार विधायक रहे अनिल गोटे को पटाया। अनिल गोटे उस वक्त एक पत्रकार थे और राजनीति में आने की चाह रखते थे। पत्रकार होने के कारण उनके राजनेताओं से अच्छे कनेक्शन थे। उस वक्त शरद पवार कांग्रेस में ही थे और महाराष्ट्र के सीएम भी। पत्रकार संजय सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री विलास राव देशमुख की सिफारिश पर तेलगी को 18 मार्च 1994 के दिन स्टैम्प बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। आगे चलकर जब साल 2003 में जब तेलगी का पूरा स्कैम खुलता है तब विलास राव देशमुख ने अपनी सफाई में कहा कि जब अनिल गोटे मेरे पास सिफारिश के लिए आए तो मैंने नेक नियति से तेलगी के एप्लीकेशन को आगे बढ़ा दिया और एप्लीकेशन पर सिर्फ ये लिखा कि प्लीज कंसीडर। उसके बाद स्टैम्प रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने नियमों के मुताबिक ही लाइसेंस जारी किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारत सरकार के स्टैम्प पेपर्स नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छपते हैं और यहीं से ये स्टैम्प पेपर्स पूरे देश भर की अलग अलग बैंकों और लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स के पास पहुँचते हैं, जहाँ से जनता और कॉरपोरेट कंपनियां और वकील स्टैम्प पेपर खरीदते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद तेलगी ने तेलगी AKL गवर्नमेंट लाइसेंस्ड स्टैम्प वेंडर नाम से स्टैम्प बेचने का धंधा शुरू कर दिया। स्टैम्प बेचने के लिए तेलगी ने सबसे पहले मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले क्षेत्र में 2 ऑफिस खोल ली, एक हैंडलूम हाउस में और दूसरी हुसैन मैनर में। चूंकि 18 मार्च 1994 के दिन तेलगी को स्टैम्प बेचने का लाइसेंस मिल चुका था, इसलिए अब तेलगी ने पुराने यूज्ड स्टैम्प पेपर्स की स्याही मिटाकर अपने यहाँ बेचे जा रहे फ्रेश स्टैम्प पेपर्स में मिलाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। चूंकि ये पुराने वाले इस्तेमाल किए हुए स्टैम्प पेपर्स एक लाइसेंस वाले वेंडर से मिल रहे थे, इसलिए इसमें शक की जगह भी कम थी। लेकिन जल्द ही तेलगी का खेल पकड़ा जाता है। 2 जून 1995 के दिन करीब 16,58,000 रुपए के फेक स्टैम्प्स के मामले में तेलगी पर मुकदमा दर्ज हो गया। तेलगी द्वारा असली स्टैम्प पेपर्स में यूज्ड स्टैम्प पेपर बेचे जाने के कारण जून 1995 में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। जब तेलगी को लगा कि अब उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है तो तेलगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाल दी। 1 दिसंबर 1995 के दिन तेलगी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह रही कि कोर्ट का फैसला सुनाने से पहले ही तेलगी कोर्ट से फरार हो जाता है। मुंबई पुलिस कोर्ट में इस बात पर सफाई भी न दे सकी कि एक अधेड़ उम्र का मोटी तोंद वाला तेलगी इतने पुलिस वालों से कैसे फरार हो गया। हालांकि इसका जवाब आपको आगे की कहानी में मिल जाएगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कुछ कारणों के चलते साल 1995 के अंत होते होते तेलगी और राम रतन सोनी दोनों अलग अलग हो गए। इसके पीछे एक कारण ये भी माना जाता है कि तेलगी इस स्कैम को एक और लेवल पर ले जाना चाहता था, लेकिन राम रतन सोनी और अधिक रिस्क नहीं लेना चाहता था। कारण जो भी हो, पकड़े जाने के बाद भी तेलगी का मन नहीं भरा। तेलगी ने प्लान बनाया कि वो मुंबई में ही अपने कंट्रोल में फेक स्टैम्प्स पेपर बनाएगा और इन स्टैम्प पेपर्स को बेचने के लिए अन्य राज्यों के वेंडर्स को अपने बिजनेस में मिलाएगा। पुराने यूज्ड स्टैम्प पेपर से स्याही छुटाने का काम मुश्किल था, इसलिए उसने फेक स्टैम्प पेपर्स छापने का प्लान बनाया। इसके लिए तेलगी ने मुंबई में मुद्रण ऑफसेट प्रिंटर्स नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, जो दिन में शादी के कार्ड बनाती थी और रात में फेक स्टैम्प पेपर्स। इन फेक स्टैम्प्स को बेचने के लिए अलग अलग राज्यों में अपने विश्वास पात्रों के नाम फर्म्स खोली गई। खासकर कर्नाटक राज्य में तेलगी ने बंगलुरु जैसे शहरों में अपने लोगों को स्टैम्प बेचने के वेंडर लाइसेंस दिलवाए। ये सब इतने प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा था कि इन स्टैम्प्स को बेचने के लिए प्रॉपर सेल्स मैनेजर रखे गए थे। उनके इंटरव्यू लिए जाते थे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अखबारों में तेलगी से जुड़ी फर्जी फर्म्स में वैकेंसीज के विज्ञापन निकलते थे। यही कारण है कि तेलगी की फर्म से सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियां ही स्टैम्प्स नहीं खरीद रही थी, बल्कि सरकारी बैंकें भी तेलगी से स्टैम्प्स खरीद रही थी। जैसे बंगलुरु के रहेजा टावर वाली इंडियन बैंक ने
तेलगी की एक फर्म सिटीजन इंटरप्राइजेस से 1,30,000 रुपए के स्टैंप्स खरीदे। इनमें से मात्र 3,000 रुपए के स्टैंप्स असली निकलते हैं, बाकी सब नकली। लेकिन इन नकली स्टैंप पेपर्स के कारण तेलगी पर बेंगलुरु समेत कई जगहों पर केस दर्ज हो जाते हैं। हर बार वो पुलिस वालों को मोटा पैसा खिलाकर फरार हो जाता। इसी तरह 10 अप्रैल 1997 के दिन बेंगलुरु के सिटी मार्केट पुलिस स्टेशन पुलिस ने होटल शालीमार में छापा मारा। यहाँ इंस्पेक्टर टीजी संग्राम सिंह ने तेलगी समेत 6 लोगों को फर्जी स्टैंप पेपर्स के साथ अरेस्ट कर लिया। इंस्पेक्टर संग्राम सिंह तेलगी समेत इन 6 लोगों को थाने ले आया, लेकिन अगली सुबह सिर्फ 5 लोग थाने में रह जाते हैं। इंस्पेक्टर संग्राम सिंह ने 10 लाख रुपए लेकर तेलगी को फरार हो जाने दिया। अपने धंधे को बेरोक टोक चलाने के लिए तेलगी भी ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों और नेताओं को करोड़ों रुपए खिलाता है, और इसमें सभी पार्टियों के नेताओं पर आरोप लगे। कांग्रेस से लेकर भाजपा, एनसीपी, तेलुगु देशम पार्टी, सभी पार्टियों के नेताओं को तेलगी ने करोड़ों पैसा खिलाया। लेकिन बार बार फर्जी स्टैंप पेपर्स के पकड़े जाने से तेलगी समझ गया कि फेक स्टैंप पेपर से काम नहीं चलेगा, कि जिन्हें पहचाना जा सके। अब उसे ऐसे स्टैंप पेपर्स छापने होंगे जिनसे असली और नकली का फर्क ही मिट जाए। तो तेलगी अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। तेलगी के मन में आया क्यों ना असली स्टैंप पेपर्स को ही छापना शुरू कर दिया जाए। लेकिन असली स्टैंप पेपर्स तो सिर्फ नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छपते थे, इसलिए तेलगी ने सोचा कि अब नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस से स्टैंप पेपर बनाने वाली मशीनों को ही उठाया जाएगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की ये स्टैंप पेपर छापने वाली मशीनें कुछ खराब हो जाने के बाद कबाड़ में बेची जाती थी, लेकिन कोई इनका गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए इन मशीनों को तोड़कर या टुकड़ों में कबाड़े में बेचा जाता था। लेकिन तेलगी ने अपने पैसे के दम पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के अधिकारियों को ही खरीद लिया, उन्हें सेट कर लिया। साल 1998 के मध्य में तेलगी इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के डिप्टी मैनेजर गंगा प्रसाद को भी अपने धंधे में मिला लेता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की स्टैंप छापने वाली मशीनों को जब कबाड़ में बेचे जाने के लिए टेंडर उठा, तो वो प्लान के तहत तेलगी के लोगों को ही या उसकी कंपनियों को ही दे दिया गया। एक ऐसी ही कंपनी थी यूनिक एंटरप्राइजेज। साल 1998 में यूनिक एंटरप्राइजेज को कबाड़ में स्टैंप पेपर्स छापने वाली मशीनें बिना तोड़ फोड़ के ही बेचती जाती हैं। यूनिक एंटरप्राइजेज को जैन किशन सिंह नाम का आदमी चला रहा था, जो कोई और नहीं था बल्कि तेलगी का ही आदमी होता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के रिटायर्ड अधिकारियों और डिप्टी मैनेजर गंगा प्रसाद की मदद से तेलगी को टेक्निकल सपोर्ट से लेकर स्टैंप पेपर्स पर यूज की जाने वाली इंक, स्टैंप पेपर्स के नेगेटिव एंड पॉजिटिव बॉक्स सब मिल जाते हैं। फिर शुरू होता है देश के आर्थिक जगत में सबसे बड़े घोटाले का खेल। तेलगी ने स्टैंप छापने की सरकारी एजेंसी इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के समानांतर ही अपनी प्रेस खड़ी कर दी। समझिए, एक तरफ रिजर्व बैंक नोट छाप रही है और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक की ही पुरानी मशीनों का इस्तेमाल कर तेलगी नोट छाप रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 10 जून 2002 के दिन मुंबई पुलिस ने तेलगी के बोटावाला चैम्बर्स ऑफिस पर छापा मारा, तो वहां उन्हें 130 करोड़ के फर्जी स्टैंप पेपर्स के साथ साथ एक लेटर की फोटोकॉपी मिली। 2 जून 1998 तारीख वाला ये पत्र तत्कालीन शहरी कार्य मंत्री राम जेठमलानी का था। 1998 के वक्त वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और जेठमलानी भाजपा सरकार में मंत्री थे। जेठमलानी ने यह पत्र वाजपेयी सरकार के ही फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा को लिखा था, जिसमें जेठमलानी ने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के डिप्टी मैनेजर गंगा प्रसाद के प्रमोशन की सिफारिश की थी। जब इस पत्र के मीडिया में बाहर आने पर इस पत्र के बारे में जेठमलानी से प्रश्न किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पत्र अनिल गोटे के कहने पर लिखा था। अनिल गोटे ने किसके कहने पर गंगा प्रसाद का प्रमोशन करने की सिफारिश की? तेलगी के कहने पर। तेलगी को बदले में क्या मिला? स्टैंप छापने वाली असली मशीन है। अनिल गोटे और तेलगी की मदद से साल 2002 के जनवरी महीने में गंगा प्रसाद को प्रमोट करके इंडिया सिक्योरिटी प्रेस का जनरल मैनेजर बना दिया गया। गंगा प्रसाद की मदद से तेलगी ने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की तरह ही देश भर के अलग अलग राज्यों और शहरों में अपने स्टैंप्स की जमाखोरी के लिए गोदाम खोल डाले। सामान्यतः वेंडर्स को स्टैंप बेचने पर सरकार की तरफ से 3% कमीशन मिलता था, लेकिन तेलगी ने उन्हें 20-20 और 30-30% के डिस्काउंट पर स्टैंप्स बेचना शुरू कर दिया। इससे वेंडर्स ने भी सरकार से स्टैंप्स खरीदने के बजाय तेलगी से ही स्टैंप्स खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ देखिए कि सरकारी बैंकें, कॉर्पोरेट कंपनियों से लेकर सरकारी लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स तक सरकार की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस से स्टैंप्स खरीदने के बजाय तेलगी से स्टैंप्स खरीद रहे थे। 1998 से लेकर साल 2001 तक तेलगी का खेल यूं ही चलता रहा। तेलगी स्कैम का खुलासा करने वाले पत्रकार संजय सिंह की किताब के अनुसार तेलगी के पास एजेंट्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी और टेली मार्केटिंग की लगभग 350 से अधिक टीमें थी। जिस जिले और शहर में तेलगी ने अपने गोदाम खोले, उन सब जगहों के लोकल पुलिस को तेलगी ने पैसे से सेट कर रखा था।
एक तरह से दर्जन भर राज्यों में तेलगी का अलग ही साम्राज्य चल रहा था, जो एक अलग अर्थव्यवस्था का रूप ले चुका था। इधर महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में शरद पवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार साल 1995 में ही सत्ता से बाहर हो चुकी थी और वहां पर शिवसेना और भाजपा की सरकार आ चुकी थी। वहीं केंद्र में भी मई 1996 के बाद कांग्रेस सरकार से बाहर हो चुकी थी। इसके बाद करीब एक साल के लिए केंद्र में जनता दल के HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहते हैं। गुजराल के बाद मार्च 1998 में वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। केंद्र और राज्य में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन तेलगी का काम नहीं रुका। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार साल 1992 से लेकर साल 2002 तक तेलगी का साम्राज्य यूं ही चलता रहा। इस बीच तेलगी के खिलाफ 12 केस अकेले महाराष्ट्र में दर्ज होते हैं और वहीं 15 केसेज अन्य राज्यों में दर्ज हुए, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस तेलगी को हाथ नहीं लगा पाती, क्योंकि पुलिस से लेकर नेताओं तक तेलगी ने अपने पैसों से उनके मुंह बंद कर रखे थे। लेकिन अब तेलगी का अंतिम समय आ चुका था। 19 अगस्त 2000 के दिन कर्नाटक राज्य की बेंगलुरु पुलिस को एक कॉल मिलती है कि यहाँ बेंगलुरु में लाखों रुपए के फेक स्टैम्प पेपर बेचे जा रहे हैं। इस कॉल के बाद हुई छापेमारी में बेंगलुरु पुलिस ने करीब 9.5 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर बरामद किए। बेंगलुरु पुलिस द्वारा की गई इस जांच में एक बार फिर अब्दुल करीम तेलगी का नाम सामने आया। अंततः 7 नवंबर 2001 के दिन बेंगलुरु पुलिस ने तेलगी को अजमेर से दबोच लिया। तेलगी की गिरफ्तारी के 78 दिन बाद 25 जनवरी 2002 के दिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के CM SM कृष्णा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन कर दिया। यहाँ से अब्दुल करीम तेलगी कानून के हाथों में ऐसा लगा कि 16 साल बाद यानी 23 अक्टूबर 2017 के दिन ही एक मौत ही तेलगी को जेल से मुक्त करा सकी। लेकिन तेलगी की कहानी बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्त में आकर खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी हनक का असली खेल शुरू होता है। अब आगे की कहानी में आप जानेंगे कि किस तरह तेलगी को जेल के बजाय 5 स्टार होटलों में रखा गया, जिसकी जांच के बाद बड़े बड़े IPS अफसर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री छगन भुजबल को भी इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन आगे की कहानी सुनने से पहले आपको एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब आगे की कहानी। 7 नवंबर 2001 के दिन बेंगलुरु पुलिस ने तेलगी को अजमेर में दबोच लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने भी जून 2002 में तेलगी के 2300 करोड़ की फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले का खुलासा कर दिया। पत्रकार संजय सिंह की किताब के अनुसार उस वक्त पुणे पुलिस ने मीडिया में जमकर वाही लूटी। उस वक्त RS शर्मा पुणे के पुलिस कमिश्नर थे। जिस पुलिस थाने में तेलगी का ये केस दर्ज हुआ उसका नाम था बंड गार्डन पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे प्रकाश देशमुख। प्रकाश देशमुख ही इस केस के जांच अधिकारी भी थे। प्रकाश देशमुख के ऊपर ACP मुलाड़ी थे और इसके अलावा उस वक्त पुणे के एडिशनल कमिश्नर SM मुशर्रफ को इस पूरी जांच की निगरानी के लिए कहा गया। लेकिन जिस जांच टीम को तेलगी के पुणे घोटाले की जांच का जिम्मा था, उसने ही खुद ही एक बड़ा स्कैम करने का प्लान अपने दिमाग में रच लिया। इस प्लान के लिए सबसे पहले तेलगी को अपनी गिरफ्त में लेना था, जो अभी बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्त में था। इसलिए अक्टूबर 2002 में मुंबई पुलिस ने एक हत्या के केस में तेलगी को अपनी हिरासत में ले लिया। दरअसल 28 सितंबर 2001 के दिन तेलगी और उसके साथियों की पिटाई से क्रिस्टोफर भट्टी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर भट्टी तेलगी का ही एक आदमी था, लेकिन तेलगी ने उसे तेलगी के साथ धोखा करते हुए पकड़ लिया था। जब तेलगी के पुणे वाले स्कैम का खुलासा हुआ तो उसके एक साथी ने क्रिस्टोफर भट्टी की मौत का भी खुलासा कर दिया। बस यहीं से मुंबई क्राइम ब्रांच को अब तेलगी को अपनी गिरफ्त में लेने का बहाना मिल चुका था। मुंबई क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत मुंबई क्राइम ब्रांच का प्रतिनिधि बनकर बेंगलुरु पहुंच गया और तेलगी को बेंगलुरु पुलिस से अपनी हिरासत में ले लेता है। कामत और तेलगी की दोस्ती साल 1998 से ही चल रही थी। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्लान बनाया कि तेलगी से पैसे छापे जाएं और इसके बदले उससे कुछ सहूलियतें ली जाएं। मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा तेलगी को 85 दिन तक पुलिस हिरासत में लेकर भी एक भी दिन पुलिस हवालात में नहीं रखा गया। इसके बजाय तेलगी को उसके कफ परेड वाले घर, कुलाबा वाले फ्लैट या फिर होटल्स में रखा गया। अकेले क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर दिलीप कामत ने ही तेलगी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई। इस बीच अक्टूबर 2002 में ही तेलगी के पुणे स्कैम की जांच की निगरानी कर रहे एडिशनल कमिश्नर SM मुशर्रफ ने खुलासा करते हुए कहा कि तेलगी से जुड़ी हुई इस जांच में गड़बड़ की जा रही है। मुशर्रफ ने आरोप लगाया कि जिन 5 आरोपियों को वांटेड बताया गया था उनके नाम रहस्यमय तरीके से चार्जशीट में से हटा दिए गए हैं और 6 नए लोगों के नाम चार्जशीट में एकदम आखिरी मौके पर जोड़ दिए गए। इन नए नामों में तेलगी की बीवी शाहिदा, उसकी बेटी सना और भाई अब्दुल रहीम का नाम जोड़ दिया गया था। इसके पीछे मुशर्रफ ने कारण बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इनके नाम पर
तेलगी से मोटा पैसा वसूला जाए और बाद में उन्हें ये कहकर छोड़ दिया जाता कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं मिले। मुशर्रफ ने आरोप लगाया कि भले ही जांच पर निगरानी की जिम्मेदारी उनके हाथ में है, लेकिन उनके जूनियर अधिकारी जानबूझकर उनके आदेश नहीं मान रहे हैं। खुद कमिश्नर आर.एस. शर्मा इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा खुद मुशर्रफ को ही अपना मुंह बंद करने की सलाह देते हैं। मुशर्रफ ने यह भी कहा कि पुणे के कमिश्नर आर.एस. शर्मा खुद दोषी पुलिस अधिकारियों को बचा रहे हैं। मुशर्रफ के इन आरोपों ने एक बड़े खेल को उजागर कर दिया। एडिशनल कमिश्नर एस.एम. मुशर्रफ के आरोपों के बाद 2 नवंबर 2002 के दिन इस घोटाले की जांच पुणे पुलिस से छीनकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंप दी जाती है। इस एसआईटी को तेलगी घोटाले की जांच के साथ साथ मुशर्रफ द्वारा पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच का भी आदेश दिया गया। इस एसआईटी का हेड बनाया गया डीआईजी सुबोध जायसवाल को। तेलगी पर लिखी अपनी किताब में संजय सिंह लिखते हैं कि 9 जनवरी 2003 के दिन जायसवाल वाली महाराष्ट्र एसआईटी और कर्नाटक की एसआईटी ने जब तेलगी के कफ परेड वाले घर पर छापा मारा और अंदर जाकर देखा तो तेलगी अपने घर में आराम से बैठा चाय बिस्कुट खा रहा था। उसके साथ बैठकर 2 पुलिस कांस्टेबल भी तेलगी के नौकरों के द्वारा बनाए गए खाने का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं एक तीसरा कांस्टेबल बगल के कमरे में आराम से सो रहा था। 28 मार्च 2003 के दिन सुबोध जायसवाल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। डीआईजी सुबोध जायसवाल ने अपनी इस रिपोर्ट में एस.एम. मुशर्रफ के आरोपों को सही पाया, जिसमें मुशर्रफ ने कहा था कि तेलगी स्कैम की जांच में गड़बड़ की जा रही है। एसआईटी हेड सुबोध जायसवाल ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि कमिश्नर आर.एस. शर्मा जानबूझकर इस जांच को खराब होने दे रहे हैं। जायसवाल ने अपनी रिपोर्ट में इंस्पेक्टर प्रकाश देशमुख, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अशोक कांबले, असिस्टेंट कमिश्नर एम.सी. मुलाड़ी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जय जाधव, डिप्टी कमिश्नर किशोर यादव और डिप्टी कमिश्नर वसंत कोरेगांवकर को भी इस जांच में गड़बड़ी करने का दोषी पाया। एसआईटी के हेड सुबोध जायसवाल की ये रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट के ही अंदर घूम रही थी, लेकिन इसी बीच ये रिपोर्ट एनडीटीवी के पत्रकार संजय सिंह के हाथ लग जाती है, जो 14 अप्रैल 2003 के दिन एनडीटीवी पर दिखाई जाती। पत्रकार संजय सिंह की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद तो तेलगी स्कैम पूरे देश के अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियों में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर्दाफाश को दबाने की कोशिश नहीं की गई। सुबोध जायसवाल की रिपोर्ट को महाराष्ट्र के डीजीपी सुभाष मल्होत्रा ने अपनी टिप्पणी के साथ 23 अप्रैल के दिन महाराष्ट्र सरकार के पास भेज दिया। उस वक्त कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे विलास राव देशमुख। अगले ही दिन यानी 24 अप्रैल 2003 के दिन गृह मंत्री छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कमिश्नर आर.एस. शर्मा को क्लीन चिट दे दी और बाकी अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने का आदेश दे दिया। तेलगी स्कैम मीडिया में आने के बाद भी डिपार्टमेंटल जांच के नाम पर चीजें टाली जाने लगी और एक भी पुलिस अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया गया। इसके बाद इस मामले में एंट्री होती है अन्ना हजारे की। 10 जून 2003 के दिन अन्ना हजारे ने मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाल दी। इसके बाद तो तेलगी मामले को और अधिक सुर्खियां मिलने लगी। 29 जून को धुले विधानसभा से समाजवादी जनता पार्टी के विधायक अनिल गोटे को अरेस्ट कर लिया जाता है। 2 बार भाजपा से भी विधायक रहे अनिल गोटे के किसान ट्रस्ट को तेलगी ने 26 लाख का डोनेशन दिया था। अनिल गोटे के अलावा केंद्र में भाजपा की सहयोगी रही तेलुगु देशम पार्टी के विधायक कृष्णा यादव को भी 6 दिसंबर 2003 के दिन अरेस्ट कर लिया जाता है। एसआईटी को कृष्णा यादव और तेलगी के बीच हुई बातचीत के टेप भी हाथ लगे, जिसमें कृष्णा यादव ने तेलगी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। धीरे धीरे दर्जनों बड़े पुलिस अधिकारी तेलगी मामले में अरेस्ट होते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच जो अभी तक तेलगी की जांच कर रही थी, उसके हेड श्रीधर वगल को भी 7 नवंबर 2003 के दिन अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी कड़ी में 1 दिसंबर 2003 के दिन मुंबई पुलिस के कमिश्नर आर.एस. शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन सवाल ये कि क्या तेलगी स्कैम में तेलगी के अलावा पुलिस प्रशासन के इन अधिकारियों और 2 विधायकों के अलावा बड़े लेवल के नेताओं में कोई शामिल था कि नहीं? नेताओं में सबसे पहला सवाल गृह मंत्री छगन भुजबल पर उठा। छगन भुजबल शरद पवार के आदमी, करियर की शुरुआत में 20 साल शिवसेना में रहे। 1991 में वे कांग्रेस में आए। जब शरद पवार ने कांग्रेस से निकलकर अपनी अलग पार्टी एनसीपी बनाई तो छगन भुजबल साल 1999 में एनसीपी में चले गए। जब 1999 के चुनावों में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई तो कांग्रेस के विलास राव देशमुख सीएम बने। वहीं शरद पवार ने अपने कोटे से छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया। छगन भुजबल ने कमिश्नर आर.एस. शर्मा समेत क्राइम ब्रांच के अफसरों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी बीच इंस्पेक्टर दिलीप कामत का एक पत्र सार्वजनिक हो गया, जिसमें दिलीप कामत ने छगन भुजबल के इशारे पर तेलगी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। तमाम आरोपों के बीच मीडिया का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा था। अंततः गृह मंत्री छगन भुजबल को
इस्तीफा देना पड़ गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि फिलहाल यानी 2023 के सितंबर महीने के वक्त छगन भुजबल महाराष्ट्र की भाजपा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। पत्रकार संजय सिंह अपनी किताब में सवाल उठाते हैं कि आखिर गंगा प्रसाद के तबादले और प्रमोशन के पीछे की कहानी की जांच क्यों नहीं की गई। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब साल 2004 के चुनावों में राम जेठमलानी लखनऊ से वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने 29 अप्रैल 2004 के दिन बयान दिया कि स्टैंप घोटाले का संबंध प्रधानमंत्री यानी वाजपेयी और पीएमओ कार्यालय से जुड़ा हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों के दबाव में आकर ही गंगा प्रसाद का तबादला हैदराबाद से वापस नासिक में किया गया था। तमाम नियमों को नजरअंदाज कर पीएमओ ने ही ये तबादला कराया था। सवाल सिर्फ भाजपा नेताओं पर ही नहीं उठते बल्कि अन्य पार्टियों के नेताओं पर भी उठते हैं। 6 सितंबर 2006 के दिन टाइम्स नाउ चैनल ने तेलगी के नार्को टेस्ट की वीडियोज का प्रसारण कर डाला। इस नार्को टेस्ट में जब तेलगी से नेताओं के नाम पूछे जाते हैं कि उसकी मदद किसने की तो तेलगी कहता है मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल, मिस्टर शरद पवार, मिस्टर छगन भुजबल। ये नार्को टेस्ट 3 साल पहले लिया गया था लेकिन 3 साल बाद मीडिया में बाहर आने का काम टाइम्स नाउ के पत्रकार माधव गोपाल कृष्णन ने किया। नार्को टेस्ट की वीडियोज बाहर आने के बाद शरद पवार ने इन आरोपों को आधारहीन बताया और कहा कि मैं इन सब में कनेक्टेड नहीं हूँ। वहीं छगन भुजबल ने सफाई दी कि तेलगी चालबाज आदमी है, उसने बड़े नेताओं का नाम इसलिए लिया ताकि जांच को गुमराह किया जा सके। सीबीआई ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमें इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते। सीबीआई ने यह भी कहा कि तेलगी ने जानबूझकर झूठ बोला ताकि जांच को गुमराह किया जा सके। 2 दिन बाद तेलगी ने भी अपने वकील के माध्यम से बयान दिया कि वो कभी शरद पवार और छगन भुजबल से नहीं मिला और न पैसे का लेन देन किया। वहीं विधायक अनिल गोटे ने शरद पवार और छगन भुजबल के नार्को टेस्ट की मांग कर डाली लेकिन अनिल गोटे की बात को सीरियस नहीं लिया गया क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र और केंद्र दोनों की राजनीति में एक बड़े आधार थे। केंद्र की मनमोहन सरकार जो कि अलग अलग पार्टियों के गठबंधन के पैरों पर टिकी हुई थी उसमें से एक पैर शरद पवार का भी था। कुल मिलाकर शरद पवार और तेलगी के संबंधों और गंगा प्रसाद के प्रमोशन के पीछे की कहानी एक गुत्थी बनकर ही रह गई जिसमें जेठमलानी से लेकर यशवंत सिन्हा और अंत में वाजपेयी के पीएमओ पर भी आरोप आते हैं। लेकिन तेलगी स्कैम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है अब। साल 2003 में स्टैम्प पेपर स्कैम का खुलासा हो जाने के बाद तेलगी को अलग अलग मामलों में उम्र कैद 11 साल, 9 साल, 10 साल, 7 साल की सजा सुनाई गई। इसका मतलब ये तय था कि जीते जी अब तेलगी कभी जेल से बाहर नहीं आने वाला। साल 2017 के अक्टूबर महीने में तेलगी की तबीयत बिगड़ने लगी। 26 अक्टूबर 2017 की शाम 3 बजे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से तेलगी की मौत हो जाती है। लेकिन तेलगी की आखिरी ख्वाहिश ने पूरे देश को चौंका दिया। मरने के बाद ये फल बेचने वाला तेलगी एक बड़ा अच्छा काम कर गया। तेलगी की मौत के बाद उसकी पत्नी शाहिदा ने तेलगी की अंतिम इच्छा अदालत को बताई कि तेलगी की अंतिम इच्छा ये थी कि स्कैम के पैसे से जो कमाई गई सारी संपत्ति है, बेनामी है, जो नामी है, उसको राष्ट्र हित में इस्तेमाल किया जाए। इस लिस्ट में बेलगांव के 7 और बीजापुर की 2 प्रॉपर्टी, 13 फ्लैट, 13 दुकानें, खानापुर की 6.5 एकड़ जमीन थी। तेलगी की इन संपत्ति के बारे में तेलगी मामले की जांच कर रही सीबीआई को भी नहीं पता था। 1000 अपराध करने के बाद भी तेलगी मरते मरते अपने लिए सहानुभूति पैदा कर गया। बहरहाल ये कहानी थी तेलगी की जो खानापुर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर फल बेचने से शुरू होकर गृह मंत्री के इस्तीफे से गुजरते हुए बंगलुरु की जेल की एक कोठरी में आकर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट छोड़कर ज़रूर जाइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए इस चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।